पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन केस ज़ेर समात है। मेरी इस्तदा है और आज फिर करूँगा कि इसको लाइव कर दें ताकि यहाँ पे सरकारी वज़रा का और अपोजिशन वालों का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र न जाए। और मैं इंशाअल्लाह केस में इस्तदा करूँगा अपनी बारी पे कि नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया जाए, तलब करने की, नवाज़ शरीफ साहब को तलब करने की इस्तदा करूँगा। कतरी को बुलाया जाए और उस कतरी की शहादतों को बुलाया जाए ताकि उन पे सवाल हो सकें और ये केस अपनी मंतकी अंजाम को पहुँच सके। अब तकरीबन वो दायरा इतना तंग हो गया है जिसके बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा नवाज़ शरीफ साहब को इस बात की तस्दीक करना कि वो फ्लैट्स के मालिक हैं। तो आउटसेट के ऊपर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो एसोसिएशन है जो हमारे वकला की जो सबसे बड़ी बॉडीज़ है उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नई वकला की टीम हायर की है उसके ऊपर जो एतराज़ात आ रहे हैं, जनाब शाहिद साहब को जो है शाहिद हामिद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर उनको पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया अदा किया है। मखदूम अली खान साहब के ऊपर आ रहा है कि उन्होंने पनामा पेपर्स में उनका अपना नाम है। पीटीआई को कोई और काम ढूंढना चाहिए। ये वाला काम तो अगले 10 दिन में खत्म होने वाला है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए केस ज्यादा देर नहीं चलते। हर वक्त मरियम नवाज वो ट्वीट करें तो आपको मसला, वो सियासत करें तो आपको मसला, वो सेहत और तालीम का काम करें तो आपको मसला। आप मरियम नवाज से खौफजदा इसलिए हैं कि वो सियासी तौर पर आप पर हावी हैं, क्योंकि उनके साथ नवाज लगा है। नवाज शरीफ या जिसके साथ भी नवाज लगा होगा आप उससे खौफजदा होंगे। आप 2018 का इलेक्शन इल्ज़ाम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं, हम काम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। इल्ज़ाम उस आदमी पर लगा जिसका बाप मशहूर और बड़ा बिजनेसमैन था, और इल्ज़ाम वो लगा रहा है जिसका बाप करप्शन पर नौकरी से निकाला गया। जो कतरी शहजादा है ना, वो उसको मेरा एडवाइस है कि अगर वो जेल से बाहर रहना चाहता तो ना ही आए अदालत में, क्योंकि वो जेल में चला जाएगा, क्योंकि वो सबको पता है कि कितना बड़ा उसने झूठ बोला है। जब हमने अगर ये साबित कर दिया कि मरियम नवाज मालिका हैं वो मेफेयर फ्लैट्स की, तो कतरी शहजादे का तो इसका मतलब खत सारा झूठ साबित हो गया। कतरी शहजादे का लेटर फ्रॉड था। इमरान खान साहब पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पर लगाया जा रहा है, जो वो खुद कह चुके हैं कि ये इल्ज़ाम तराशी मेरा काम है, मेरे पास सबूत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने वाला मामला पनामा केस इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया में ज़ेर समात है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी अब समात हो रही है और ये वो केस है जिससे सियासी महाज पर चीज़ें बहुत तेज़ी से हीटअप होती नज़र आ रही हैं। पीटीआई की और हुकूमत की जो एक लफ्ज़ी जंग है वो भी जारी है, और अदालत में जो वकला के दलाइल हैं, जो अपने शवाहिद पेश करने का सिलसिला है, वो भी जारी है। आज जो डेवलपमेंट हुई उस हवाले से अगर बात करें कि कल अदालत की तरफ से पीटीआई के वकील के सामने भी और हुकूमत के वकील के सामने भी जो सवालात रखे गए थे, आज हुकूमत ने उन सवालात के जवाबात जो हैं वो दायर कर दिए हैं। पहले आपको बताते हैं कि कल पीटीआई के वकील के सामने सवाल क्या रखे गए थे। एक तो ये था कि जी पीटीआई की जानिब से पेश की गई दस्तावेज़ात और रिपोर्ट्स की कानूनी हैसियत क्या है। ये अदालत की जानिब से पीटीआई के वकील के सामने रखे गए सवालात हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 ये था कि आपको साबित करना होगा कि ऑफशोर कंपनीज 2006 से पहले वज़ीर आज़म और बच्चों की मिल्कियत थीं। पार्क लेन फ्लैट्स की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए की मालूमात वाज़े करें। और चौथा सवाल था कि क्या आपके पास दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात मौजूद हैं। और अदालत की जानिब से जो वज़ीर आज़म के वकील के सामने रखे गए सवालात थे, जिसके आज जवाबात दायर कर दिए गए हैं, वो ये थे। जब इत्तफाक फैक्ट्री कौमियाई गई यानी नेशनलाइज की गई, तो शरीफ ख़ानदान के पास पैसा कहाँ से आया? क्या नवाज शरीफ 1980 से 1997 तक कारोबार और सरकारी ओहदा रखते थे? शरीफ ख़ानदान के पास पैसा कहाँ से आया? मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर ख़जाना कब बने? नवाज शरीफ पहली और दूसरी बार वज़ीर आज़म कब बने?
नवाज शरीफ मुल्क बदर कब और कैसे हुए, इनके आज जवाबात भी आ गए कि नवाज शरीफ साहब हुकूमती ओहदों पर कब कब रहे, उनकी तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने आ गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हुकूमत के वकला हैं उन पर एक इल्ज़ाम भी सामने आया है। मखदूम अली ख़ान साहब जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आज उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनका तो खुद ही नाम जो है वो पैनमा केस के अंदर, पैनमा लीक्स के अंदर मौजूद है। और फिर साथ ही साथ शाहिद हामिद साहब जो कि जाहिद हामिद साहब के भाई हैं, जो अब भी लॉ मिनिस्टर हैं, मुशर्रफ साहब की काबीना में भी थे, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के अंदर पंजाब हुकूमत ने इनको 3 करोड़ रुपया जो है वो दिया है। इसके अलावा जो समात अदालत के अंदर चलती रही उस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि एक तो जो कतरी शहजादे का ख़त है, नईम बुखारी साहब ने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि उस ख़त को जो है वो क्योंकि फ्रॉड है, वो झूठ पर मबनी है, उस केस से निकाल दिया जाए, इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए कतरी शहजादे के ख़त को। और फिर उस पर अदालत के ये दलाइल थे कि उस ख़त को कैसे निकाल सकते हैं, वज़ीर आज़म के बच्चों का इन्हसार ही उस ख़त पर हो रहा है। साथ ही साथ एक अहम मामला था जो मरियम बीबी के हवाले से कि वो बेनिफिशियल ओनर भी हैं और वो कहती हैं कि वो अपने बाप के, अपने वालिद के ज़ेरे किफ़ालत भी हैं। ये मामला जब सामने आया तो जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर भी हैं और अपने वालिद के ज़ेरे किफ़ालत भी हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो शरीफ फैमिली की हुई। नईम बुखारी साहब ने कहा कि हमारा केस ही ये है। बहरहाल इस मामले को, जो मरियम बीबी के बेनिफिशियल ओनर या ज़ेरे किफ़ालत होने का मामला है, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने एक शेर की सूरत में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी नज़र में मुझे बेवफा ठहरना है, किसी नज़र में मुझे बावकार होना है। आज इसी केस के हवाले से बात करेंगे। सौले जाफ़र साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और ये मकबूल जान साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, माहिर आइन और कानून, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सौले जाफ़र साहब, आज आपकी नज़र में कोर्ट के अंदर क्या मुख्तलिफ हुआ, पेशरफ्त क्या थी, कल के मुकाबले में आज किसका पलड़ा आपको भारी लगा? गुजारिश ये है कि ये जब से पनामा के दस्तावेज़ात का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, ये पिंग पोंग चल रही है। कभी एक का दावा ये होता है कि हम भारी हैं, कभी दूसरे का दावा होता है कि वो भारी है, लेकिन ये एक दिन का खेल नहीं है। जब तक इसका नतीजा हतमी तौर पे सामने नहीं आ जाता, आप नहीं कह सकते कि कौन सा फ़रीक जो है वो इसमें जीता या हारा जो है। कि दोनों तरफ क्लेम कर रहे हैं कि जी 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते की गेम रह गई। इमरान खान साहब ने 2 हफ्ते का टाइम ये दिया। 2 हफ्ते से हो, 4 दिन में हो, 1 महीने में हो, बहरहाल इसको ये ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा। अच्छा, लेकिन आज तक जो अभी तक कार्रवाई है उसमें मैं समझता हूँ कि कोई फरीक भी अभी तक विनर दिखाई नहीं देता। आज जो दलाइल एक फरीक पेश करता है, दूसरे दिन उसकी काट के लिए, उसको डिनाई करने के लिए, उसकी कंट्राडिक्शन के तौर पे दूसरा फरीक कोई ना कोई बात ले आता है। और सिर्फ ये उसकी कंट्राडिक्शन ही नहीं करता, बल्कि अपनी तरफ से भी वो बोझ डालने के लिए, अपनी तरफ से भी नए इल्ज़ामात लाने के लिए वो कोई ना कोई नई कहा। मैं समझता हूँ ये कहानियों का, ये फिक्शंस का आपस में मुकाबला है अभी तक तो जो नक्शा नज़र आ रहा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये सारा मामला शुरू हुआ था तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये कहा कि हमारे पास इतने सबूत हैं कि ट्रकों के हिसाब से, मनों के हिसाब से हमारे घर भरे पड़े हैं, तो ये सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम कल सबूत पेश करेंगे और उससे मुकदमा साबित हो जाएगा। लेकिन सौले जाफर साहब, ये सबूतों वाली बात जो है, ये ऑपोजिशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो काम नहीं है ना, ये तो इदारों का काम है, वो सबूत पेश करें, इन्वेस्टिगेशन तो उनका काम है। अगर ये अपोजिशन का काम नहीं है तो ये अपोजिशन दावे क्यों करती रही है, क्यों गुमराह करती रही है अपने आप को भी? कि ऑपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना मेरा काम है, इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है। अपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, लेकिन इल्जाम लगाना और हुकूमत को डिफेंसिव पे लाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अपोजिशन करना और चीज है, इल्जाम लगाना। लेकिन आप ये समझते हैं कि ऐसे कोई वाज़े या ठोस शवाहिद अभी तक नहीं आ सके कि जिससे केस का फैसला जो है हो सके? एक ब्रेक लेनी है मुझे। एक मिनट, जब आप मुझ पे इल्जाम लगाती हैं तो मेरे पास सबूत भी तो होना चाहिए, कुछ शवाहिद तो होने चाहिए कि ये वो बात है जिसकी बुनियाद पर मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पर इल्जाम लगाना, मैं इस बात से कि एक ICJ ने इसको डिक्लेयर कर दिया, ओपन कर दिया, उस बुनियाद पर इल्जाम लगाना तो कोई बात नहीं, को मानी नहीं रखती ना। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं सुनी सुनाई ICJ, मतलब ये
वो इल्ज़ामात हैं जिस पर दुनिया भर में दीगर मुल्कों में इस्तीफ़े भी आ गए, लोग चले भी गए, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी हो गया, आप कह रहे हैं सुनी सुनाई है। गुजारिश है कि दुनिया भर में जो इस्तीफे हुए हैं, जो उनका कोई ना कोई पस मंजर होगा, लेकिन ठीक है। यहाँ पर तो लोगों ने कंटेस्ट किया, उन लोगों ने तो कंटेस्ट नहीं किया ना जी, चलिए उन्होंने तो सरेंडर एक कर ब्रेक दिया। ले लेती हूँ, जी, ब्रेक जी। से वापस आएंगे तो हमें जनरल अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और औरिया साहब और डॉक्टर इकरामुल हक साहब से भी बात होगी राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल अमजद शुएब साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये मकबूल जान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी जस्टिस एजाज अफजल साहब के अल्फाज में कि किसी नज़र में मुझे बेवफा ठहरना है, किसी नज़र में मुझे बावकार होना है। तो इस सारे केस के अंदर आप कहाँ देख रहे हैं कौन बेवफा और कौन बावकार ठहरेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर ये मुकदमा किसी महज़ब मुल्क में हो रहा होता तो ये मुकदमा उस मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होता। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ये दो सियासी पार्टियों का मुकदमा बना दिया गया है। एक आदमी है जिसका एक कारोबार है, उस कारोबार से उसने बहुत सारे बेनिफिट उठा के बैरून मुल्क एक जायदाद बनाई है और उस जायदाद के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर आई है। दुनिया में कहीं पर भी स्कॉटलैंड यार्ड होती या अमेरिका की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती या कोई और होती, वो एकदम उसी वक्त उसी आदमी को बुलाती कि भाईजान आपके बारे में ये बात आई, आप बताइए आपने जायदाद कहाँ से बनाई है। पाकिस्तान में 22 ग्रेड का अफसर हो, कोई जर्नैल हो रिटायर्ड हुआ हुआ, या वह हाजिर सर्विस भी मौजूद हो, या कोई और ऐसा शख्स हो जो किसी जगह पे काम करता हो, तो और कोई ताजर हो, उसकी अचानक एक प्लाजा खड़ा हो जाए तो इनकम टैक्स ऑफिसर पहुंच जाता है या उसका इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, बताओ भाई ट्रेल बताओ तुमने पैसे कहां से लिए। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा टेलीविजन चैनल के ऊपर खड़े होकर एडमिट करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। इन दो फ्लैट्स के बारे में ना तो नैब उठता है, ना FIA उठती है, ना कोई और उठती है। आकर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमा करती है। पहली बात तो यह है कि यहां से आप इस वक्त इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को निकाल दें। जिस वक्त 184(3) आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द रीजंस टू बिलीव इस बात पर कि यह केस जो है यह पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। दूसरा, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है यहां पर, और सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इसलिए हुई है कि इस मुल्क के का पैसा जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस से बाहर गया है। ये दो चीजों को इसलिए मेंटेनेबल हुआ है। अब इस बात की बहस छेड़ना, मैं कहता हूं इमरान खान निकल भी जाए, तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज करके पीछे भी हट जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह लायबिलिटी होती है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और मंतकी अंजाम का एक ही रास्ता है कि नवाज, आपने खुद कहा कि मामला ये साबित कर जाता है कि जी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। जनरल साहब, ये बात तो सही है औरिया साहब की कि जी आपके इदारे जब तक काम नहीं करेंगे अपना, और ये आपकी सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कह चुकी है कि नैब ने कोई काम नहीं किया। आपके इन इदारों के सरबराहान PAC में कह देते हैं कि जी हमारे तो दायरा इख्तियार के अंदर ही नहीं है, उसके लिए तो कवानीन जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर अगर वाकई में अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टेकअप किया है, आपको अब ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? और आप साथ साथ समझते हैं कि जो एक मुतालबा आया है PTI की तरफ से भी कि नैब को भी शो कॉज नोटिस जारी करें कि उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, वो भी हो सकता है किसी स्टेज पे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, ये इमरान खान का केस नहीं है, ये मेरा भी केस है, ये आपका भी केस है और पाकिस्तान के सारे अवाम का है। वजह उसकी ये है कि हमने एक शख्स को जो अब वज़ीर आज़म है उसको वोट दे के वज़ीर आज़म बना के हमने अपना मुल्क एक अमानत के तौर के ऊपर उसके हवाले कर दिया। उसको कुल्लियतन इख्तियार है, कानून अपनी मर्जी का कोई पास करवा ले, सब कुछ ले जाए यहाँ से, जो जी चाहे कर ले, ना करे उसकी मेहरबानी। चुनाचे ये अमानत सौंपने के बाद मेरा ये हक है कि मैं ये यकीन करूं कि वाकई वो शख्स अमानतदार है या नहीं। अब उसके ऊपर शकूक उठे, वो बाहर से आए शकूक, वो इमरान खान लेके नहीं आया। और ये इमरान खान अगर वो कर रहा है तो मैं समझता हूँ मेरे बिहाफ पे कर रहा है, आपके बिहाफ पे कर रहा है, क्योंकि ये हम सब का मसला है, सब की परेशानी है।
कि हमने एक शख्स जिसको वज़ीर आज़म बनाया, आज उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब चीज़ ये है कि अगर ये मुकदमा मेरा होता, जिस तरह और ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हमें तो नैब घसीट रहा होता, ठीक है, क्योंकि मैं मान लेता कि ये प्लाजा मेरा है। तो अब मुझे साबित करना था कि मेरी आमदनी और इस प्लाजे की कीमत में जो तजाद है वो मैंने जो है वो बारे आप पे आएगा। और यही कानून है, पहला कानून ही यही है नैब का, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ये कानून नहीं है। जी साहब, इसमें आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं जरा बात कर लूं, वो कहते हैं कि जी मैं ज्यादती करूंगा, लेकिन फिर आप कर लीजिए उसके बाद ज्यादती। वज़ीर आज़म सारी कहानी में किधर है? देखिए मेरी बात सुनिए, वो साले जाफर साहब मेरे ख्याल से बड़े देखे ना, इतनी मज़ाक़ खेज़ बातें हैं ये। तभी 2 साल का बच्चा उठाया हुआ वज़ीर आज़म ने उस उम्र में, जबकि प्लॉट लिया, जबकि ये लिए गए अपार्टमेंट और किसी ने नीचे लिखा हुआ है कि ये 2 साल का बच्चा है, इससे तवक्को की जाती है कि 2 अरब रुपया ये कमा रहा था उस वक्त। यानी ये ऐसी चीज़ें आपको सुनने में तभी मिलती हैं जब हम एक भौंडी लेके आते हैं आगे एक अपनी आर्गूमेंट कि जी वज़ीर आज़म का नाम नहीं है। भाई औलाद किसकी है? आप उस औलाद को कर सकते हैं, डिसोन कर सकते हैं। मैं अगर ये मेरे बच्चे या मेरी बीवी के पास कुछ हो तो मैं कहूंगा मेरा कुछ नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इकराम साहब, सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, अगर कोई सरकारी अफसर बीवी के नाम पर भी मकान बनाता है, बेटे के नाम पे मकान बनाता है, तब फौरन पूछगिछ हो सकती है। ये कानून है, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बात आती है कि जी वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, और ये मकबूल जान साहब, जब बेटी और बेटा या बीवी उसके साथ हो, किसी के भी साथ हो, खुद मुख्तार है, किसी के भी अपना साथ कारोबार खुद कर रहे हैं, साले तो बात से नहीं पूछा जाएगा। उसमें बेटे का भी नाम लिखता रहा हूँ, बीवी का भी नाम लिखता रहा हूँ, रिश्तेदारों क्लोज रिलेटिव का भी नाम लिखता रहा हूँ। ये कानून है भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, कुलसूम बीबी का गार्डियन का इंटरव्यू की फ्लैट हमने खरीदे क्योंकि हमारे बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे। फिर हसन साहब ने कहा इंटरव्यू के दौरान बीबीसी के ऊपर कि जी ये तो किराए पर हैं और किराया जो है वो पाकिस्तान से आता है। मरियम बीबी का इंटरव्यू अगेन आ गया कि पता नहीं लंदन में कहां से बात कर रहे हैं, मेरे तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। हुसैन नवाज ने कहा कि जी हाँ ओन करते हैं। मरियम बीबी के हवाले से कहा कि वो ट्रस्टी हैं, लेकिन अब जो इमरान खान साहब कॉरेस्पॉन्डेंस लाए हैं उसमें उनको बेनिफिशियल ओनर साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे तमाम चीज़ें? और सौले जाफर साहब का फिर से वही नुक्ता जो हुकूमत भी कहती है कि जी वज़ीर आज़म का तो नाम ही नहीं है। जी दरअसल सारा मामला तो यहाँ से शुरू हुआ कि आपने किसी ऑफशोर कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइडेड करने वाली एक फ़र्म की खिदमात हासिल कर रखी थी कि वो आपकी दौलत को कई लेयर्स में छुपा कर रखे। कहीं मिनरवा हो तो वो आपका न्यू जर्सी में हो, कहीं आपकी दौलत का कोई और कनेक्शन हो तो वो BVI में हो। ये सारे ऑफशोर वो कंपनीज़ हैं जहाँ अमीर लोग अपनी वेल्थ को की लेयरिंग करते हैं ताकि असल तक ना पहुंचा जा सके, या टैक्स चोरी करते हैं या उसके वसाइल छुपाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम और उनके ख़ानदान के हाथ बिल्कुल साफ़, तो उनको क्या ज़रूरत कि वो इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल करें। तो पहला सवाल जो इसमें डाउट पैदा हुआ तो उन्होंने ख़ुद ही आकर टीवी पे, क्योंकि ईमेल्स जा चुकी थी, पूछा जा रहा था कि हमने ये चूँकि छापना है हमारी ज़िम्मेदारी है तो आप बताइए, इसको इनकार कीजिए, इसकी आप कोई वजाहत करना चाहें करें। तो उन्होंने ख़ुद ही प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया टीवी शोज़ पे। उनको क्या ज़रूरत थी कि वो आकर अपनी एक्सप्लेनेशन देते, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि ना यहाँ के रेजिडेंट हैं, ना उन्होंने यहाँ पैसा कमाया। ये मैं उनके आर्गूमेंट्स की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के चैनल्स पे आकर एक्सप्लेनेशंस दी जाती? फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक इन असासों से बकौल उनके, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो दो जो है वो कौम से ख़िताब फरमाते, फिर एक पार्लियामेंट में भी ख़िताब कर देते। तो मामले को उलझाने में ना तो हमारा कोई अमल दखल है ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये तो ख़ुद इनको सोचना चाहिए था कि जब आपसे सवालात पूछे थे ICIJ ने तो आपको क्या कहना चाहिए था। अगर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ थे, जैसे मेरे हाथ साफ़ हों, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि जी मेरे ये असासे हैं, ये मेरे वसाइल हैं, तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो आप इस सारी बहस से टेक्निकल को छोड़ के कौन बेनिफिशियल है, कौन ट्रस्टी है, आप कह रहे हैं कि फ्लैट्स हमारे हैं, हम वहाँ रहते हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा, वो भी इनकार नहीं कर रहा। कहते हैं कि वो मनी ट्रेल जिसका बार बार पूछा जा रहा है वो बता दी जाए। मुझे
ये बता कौम दें। जो अब खामखा हम सारा दिन बैठकर इस तरह की बहसों में उलझे रहते हैं, कल ही वो सारा पेश कर दें और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही आला सही है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी ना कि कौम जो है वो इस मामले से जान छूटेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और भी बड़े इश्यूज हैं। तो जी उन्होंने ही करना है ना, जिसके असासे होंगे और जिसके असासे होंगे वही बताएगा ना, मैं तो नहीं बताऊंगा ना जी आके। जी मैं क्या बता सकता हूँ। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सौले ज़फ़र साहब, जहाँ से सिलसिला टूटा था कि चलें वज़ीर आज़म के बच्चों के बयानात को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जब ख़ुद कहा था कि मेरे पास तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर है और ज़रूरत पड़ी तो वो पेश भी कर देंगे, तो फिर वो क्यों नहीं आया? वो उनके वकील ने अदालत में क्यों कहा कि नहीं जी वो तो रिकॉर्ड ही नहीं है, वो ज़माना पता नहीं, पर्चियों पर काम होता था? गुजारी ये है कि आप कह रहे थे अभी शुरू में, वो डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी कह रहे थे कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, कि जब आपने देखा पनामा पेपर्स आए हैं उसके बाद अचानक इमरान खान साहब और उनके साथियों ने बजाय इसके कि इस पर गौर करते कि उसमें वज़ीर आज़म का नाम है या नहीं है, उन्होंने कहा जी ये पनामा वालों ने साबित कर दिया कि नवाज़ शरीफ करप्ट है, नवाज़ शरीफ ने तबाही मचाई है, नवाज़ शरीफ ने लूट मार की है। नाम प्राइम मिनिस्टर का उसमें था नहीं। इन्होंने उनका नाम लेकर वो जो बातें उनके साथ पनामा वालों ने मंसूब नहीं की थी, इन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन उसके नतीजे में जी बच्चों की उम्रें उस वक्त कि क्या वाकई वो इतने कारोबार कर रहे थे, अरबों रुपया उस टाइम पे करवा रहे थे, पैसा कहाँ से उन्हें जा रहा था? और फिर वो जो बात की जाती है वो बड़े शरीफ साहब की, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, मतलब वो एक ही पोते को सारा कुछ दे के चले गए। ये वो बातें बाकी कोई नहीं उन्हें नजर आया। ये वो बातें हैं जो आप कोर्ट में जाकर कहें, क्योंकि अब कोर्ट में ये मामला ज़ेरे समाअत है। वो सवाल बुनियादी तो यही है ना, बात कोर्ट में होगी कि दादा ने पोते को दिया या दादा ने क्या इंतजाम, क्या बंदोबस्त करके गए। और वो कहते हैं कतरी शहजादा आ गया, उसका जिक्र ही नहीं कहीं वजीर आजम ने भी नहीं किया, उनके बच्चों ने भी नहीं किया था। ये जरूरी तो नहीं है कि एक ही गो में प्राइम मिनिस्टर या जो भी उनके डिफेंडेंट जो उनको दिफा कर रहे हैं उनका, वो सारी बातें एक ही गो में बता दे। उन्होंने किस्तों में ये बातें लाए हैं, बारी बारी ये बातें। अच्छा, लेकिन अगर किस्तों में लाए हैं, लेकिन अब तो सवाल आ गया कि वजीर आजम ने कहा था कि हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है तो पेश कर दें अदालत में, तो मामला ही खत्म हो जाए। रिकॉर्ड तो उन्होंने पेश किया उसका अदालत में, अब उसको डिस्प्यूट किया जा रहा है ना, उसके ऊपर जिरा हो रही है, बहस हो रही है। और जब ये बहस खत्म होगी तो पता चलेगा कि वजीर आजम ने जो रिकॉर्ड पेश किया है वो अदालत नहीं, लेकिन वो दुबई का और जद्दा स्टील मिल का वो तो कहते हैं कि जी उस जमाने में वो पता नहीं खच्चरों का जमाना था। नहीं, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ, दुबई कहाँ, जद्दा कहाँ, कतर कहाँ, लंदन कहाँ, ये कारोबार इसी तरह होते हैं। दुनिया भर में जो लोग कारोबार करते हैं, जिनके पास सरमाया होता है, वो एक जगह महदूद नहीं रहते। और फिर ये जो शरीफ फैमिली है, इनके ख़ास हालात थे, इनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन जो है तंग की गई। इनके कारोबार को आप देखिए, जैसे हम जानते हैं उस ज़माने में जब इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज किया गया तो ये लोग पंजाब के और पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोग थे। ये मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, ये आज से 46 साल पहले, 46 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। लाहौर में एक ही स्टील मिल थी और बड़ी स्टील मिल थी, इनको बहुत बड़ा कारोबारी जाना जाता था। उस वक्त इनके पास बेपनाह सरमाया था। अब उन बातों को कोई शख्स अच्छा चले, उनका पैसा भी ले लिया। लेकिन औरिया साहब, ये जो फिर 99 का तौफीक केस है, मैं जरा औरिया साहब, वो उसमें उन्हें कहा गया था जो उनके फ्लैट्स थे वो गिरवी रखे गए थे, $34 मिलियन। आज अदालत में भी ये बात उठाई गई कि फिर $34 मिलियन उस वक्त कैसे अदा कर दिए थे, वो पैसा कहाँ से आ गया था? अगर जैसे सौले जाफर साहब बता रहे हैं कि हालात तो इतने ख़राब थे, आपने तो उन्हें मुल्क से ही बाहर निकाल दिया था। पहली बात तो मैं ये वाज़े कर दूं कि अयूब खान के ज़माने में एक लिस्ट आई थी 22 फैमिलीज़ की, कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अमीर तरीन फैमिलीज़ थी। उनमें इत्तेफाक फैमिली का नामो निशान नहीं था, बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। उसके बाद मगरबी और मशरकी पाकिस्तान दोनों के थे, दोनों के नहीं कोई नहीं, नाम ही नहीं था। उसके बाद ये फैमिली जो है, इनकी प्रॉपर्टी नेशनलाइज हुई और उसके बाद 3 कंपनियां ऐसी थीं जिनको बगैर कुछ पैसे लिए हुए उनको वापस किया गया। एक मुल्तान की थी, एक अपना मर्दान की थी और तीसरी इत्तेफाक मिल थी, जिसको कहा गया कि आपको दे दी
हालांकि नेशनलाइज जो थी होती है, जब उसको डी नेशनलाइज किया जाता है तो कोई बिड की जाती है। ज़ियाउल हक साहब ने खास मेहरबानी करके ये 3 पूरे पाकिस्तान में हजारों नेशनलाइज हुए थी, उनमें से इनको मेहरबानी की बिस्मिल्लाह आप वापस ले लो। एक तो ये बात। उसके बाद आप आते हैं बाकी चीज़ों के बाद। उसके बाद इनकी 3 कंपनियां थी और जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इनको अचानक कैसे कहते हैं ना, एक फल लग जाते हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। ये वो जो केस है उसका आप निकाल के देख लीजिएगा, 18 कंपनियां हुई, फिर 22 कंपनियां हुई, फिर 36 कंपनियां, फैलता गया ना। अब ये इन्होंने बड़ी बरदार बात की साले जफर साहब ने कि जद्दा में भी कारोबार करते हैं, फलां जगह भी कारोबार करते हैं, फलां जगह भी कारोबार करते हैं। मुझे दुनिया में कोई इतना बेवकूफ़ कारोबारी नजर नहीं आया कि जिसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन ना किया हो, जिसने अपनी कोई कैशबुक मेंटेन ना की हो, जिसने कोई बैंक ट्रांजैक्शन ना की हो। और दूसरी बात कहा जाता है कि जी पैसे जो यूं ट्रांसफर हुए, ओ भाई अगर ब्रीफ केस में पैसे रख के लेके गए हैं और यही तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि कोई ऐसा लीगल तरीका इख्तियार नहीं किया गया, पैसा दुबई से कतर या कतर से सऊदी अरब या सऊदी अरब से किसी और जगह, अगर वो बैंक के जरिए नहीं किया गया तो वह मनी लॉन्ड्रिंग ऑटोमेटिकली मौजूद है। लेकिन मसला ये नहीं है अदालत में केस जीतें या हारें। एक आम जहन का आदमी पाकिस्तान में अब इस बात को समझने लग गया है कि इस भूल भुलैयों में मत डालो हमें अंदाजा हो गया है कि है क्या असल मसला। आम आदमी को आप बाजार में खड़ा करके कहते हैं ना, अच्छा चले ये आप जो बात करते हैं ना कारोबार की कि ठीक है उस पे एतराज नहीं है, कारोबार जद्दा में करें, दुबई कतर जहां मर्जी करें, लेकिन मनी ट्रेल तो ना पता तो पैसा कहां से आया कारोबार के लिए। नहीं कि पाकिस्तान से ही बैग्स में मनी लेकर गए हों, यह भी हो सकता है कि उनको दुबई में उनके मरासम हो, उनके तल्लुकात हो, ये बात वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ये सब इनकी एक कतरी शहजादा आया, अभी तो पता नहीं और शहजादे ना निकल आए ना, और खतूत आना शुरू हो जाए हमने भी पैसे दिए। अगर आप जद्दे से लंदन भी ब्रीफकेस में जाता है तब भी मनी लॉन्ड्रिंग है। सही है। अच्छा मुझे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी बात सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। ड्यूरिंग ब्रेक भी यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर काफ़ी हीटेड डिबेट हो गई थी। जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखिए सादिया, कि जब ये नेशनलाइज हुए यहाँ पे एसेट्स भुट्टो साहब ने किए हैं, दाऊद ग्रुप उनके एसेट्स इनसे कई ज़्यादा थे। आदम जी लोन, अमीर अली फैंसी, ऐसे मालदार लोग थे जी। क्या वो मुल्क से पैसा लेके भाग गए हैं? दाऊद वालों ने दोबारा यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश किया, यहाँ पे ही आदम जीज ने बिजनेस अपना स्टैब्लिश किया। ये वाहिद वो लोग हैं चंद एक जिनका एसेट्स 200 के करीब जो लोग 375 अरब डॉलर के एसेट या पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और हम 72 अरब डॉलर का एक कर्जा, और उसके साथ कौम पीसीवी के इस दफा जो बजट दिया है इसहाक डार साहब ने, उसमें 1354 अरब रुपया सिर्फ डेट सर्विसिंग है। ठीक। और पैसा जो बाहर रखा हुआ, किसी को तरस नहीं आता इस मुल्क के ऊपर कि वो पैसा अंदर लेके आए ताकि ये कौम जो है वो कर्जों से बाहर आए। एक दिन में कर्जा उतरता है। ये बेरहम लोग हैं जो बैठे हुए तो अपने मुफादात को देख रहे हैं। किसी ने किया भी तो कुछ नहीं ना, बयानात हमें कहा इसहाक डार ने खड़े होकर भी बयानात थे, जरदारी साहब के बारे में कि 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ लेके आएंगे। किस जबान से कहा कि स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ लेके आएंगे? किस जबान से कहा? आज दिन तक कुछ किया उसने? सबके मुफादात हैं वहां पे बाहर पड़े हुए। हम मारे गए, यहाँ पे 72 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है और पूरी आमदन इस मुल्क की उधर लग रही है डेट सर्विसिंग में। किस तरह गरीब का हाल बदलेगा? वो अगर 2000 अरब डॉलर जो आप 2000 अरब रुपया जो डेट सर्विसिंग पे जाता है, वो अगर लोगों की या भलाई के लिए खर्च हो सिर्फ इसलिए कि अमीर तबका अपना पैसा वापस ले आए, तो आप मुझे बताएं कि लोगों के हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? हम तो यहाँ बिलक के मर जाएंगे। जिस तरीके से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब जो अदालत में सबूत ला रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में ला रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप इन किस्तों को किस तरीके से देख रहे हैं, और जो सबूत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब या उनके बच्चों की तरफ से आना चाहिए, वो भी किसी किस्त में आता हुआ नजर आ रहा है? और आज जो PTI के वकील ने कहा है कि हम इसहाक डार साहब, कैप्टन सफदर साहब और वज़ीर आज़म साहब की नाअहलियत चाहते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं,
आपको लग रहा है कि वाकई में मामला वहाँ तक जा सकता है? जी, ज़ाहिर है कि ख्वाहिशात तो होना एक और बात है, मगर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि देखिए, इसमें हमें टू बी फेयर ऑन दी बोथ साइड, मैं अर्ज़ कर रहा था कि 4 अप्रैल को दरअसल ये ISI ने ये छापे थे सारे, मगर उससे बहुत पहले इंटरव्यूज़ जो हुए वो मुझे समझ नहीं आई थी कि इन बच्चों का तो बज़ाहिर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान में इसलिए कारोबार नहीं करते कि हमारे वालिद मोहतरम पे लोग उंगलियां ना उठाएं, और बाहर हम बहुत अमीर हैं, हमारे अपने वसाइल भी हैं होंगे। अब वो लंदन में अपने टैक्स डिक्लेरेशन फ़ाइल करते होंगे, लंदन उनको प्यारा है, वहाँ उनके बहुत महंगे घर हैं, वो वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम से, तैयबा से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इन हुक्मरानों को वो अपना पैसा बाहर रखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। उनके वालिद मोहतरम अलबत्ता पाकिस्तान को तीसरी दफ़ा रूल कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी अवाम को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो पूछ लें कि जनाब वाला आप ये बता दीजिए कि आपको ज़रा सी प्रॉब्लम हो तो आप लंदन इलाज कराने जाते हैं और यहाँ फ़र्श के ऊपर औरतें जो हैं वो मर जाती हैं क्योंकि बेड रूम नहीं मिलता। अब मुझे समझ नहीं आती कि इन सवालात से वो इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं, वो बता दें। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, ट्रेल आप छोड़ दीजिए कि PTI के पास सबूत है कि नहीं है। वैसे बात सही है कि जी पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, मुंतखब वज़ीर आज़म असम्बली में बैठे हैं, तो ये तो अवाम का हक़ बनता है कि बता दें कहाँ से पैसा आया, कैसे कारोबार किए। जो अदालत में सवाल PTI रख रही है वो अवाम भी जानना चाहती है। मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पानामा की किसी लीक के सामने जवाबदेह है? क्या आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इतना वल्नरेबल बनाना चाहते हैं कि एक 7 समंदर पार एक अदारे से एक डॉक्यूमेंट वो लीक करते हैं, इशू भी नहीं करते, लीक करते हैं, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनके सामने जाके जवाबदेह हो जाए? ये जुल्म की बात है। जी, वो खुद मानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं। प्रॉपर्टी वहाँ है, ये प्रॉपर्टीज जायदाद जहाँ होती तो हम जवाब देना कहते हैं। अदालत में लेके आए, ये इस हुकूमत का काम है। ये मेरी ऑप्शन नहीं थी, ये वजीर आजम की ऑप्शन थी कि उन्होंने अपना सारी जायदाद बाहर रखी और इल्जामात बाहर से ही आए। मसला पता है क्या है? इन लोगों ने पाकिस्तान जो है सिर्फ 3 दिन इलेक्शन लड़ने के लिए रखा हुआ है। इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनका इलाज बाहर। पाकिस्तान में तो जो इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, पाकिस्तान तो इनका राजवाड़ा है भाई। उस राजवाड़े में आते हैं, इलेक्शन लड़के वापस चले जाते हैं। नहीं, और क्या वाकई में ये सवालात अवाम के जहनों में इसलिए भी ज्यादा इनकी अहमियत बढ़ जाती है, बामायनी हो जाते हैं, क्योंकि वजीर आजम साहब ने खुद ये कहा कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जायदादें बाहर ना होती तो पनामा लीक ना आता। ये जायदादें बाहर गई तो पनामा लीक आया। और अब जवाब दो, इसलिए कि मैं लेकर ही गया जायदाद उसकी, वो खुद लेके गए हैं, वो खुद उन्होंने इंटरनेशनल वल्नरेबिलिटी उन्होंने खुद क्रिएट की है। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। और यह सब यही कहते हैं कि खुद वो जायदादें बाहर उन्होंने बनाई हैं, खुद कारोबार किए हैं, तो अब जवाब दो। और उसके बाद खासकर जब वज़ीर आज़म खुद को एहतसाब के लिए पेश भी कर चुके हैं। सब कुछ पाकिस्तान में है। ये और मकबूल साहब सिर्फ जुबान की तेजी से अपनी बात साबित कर रहे हैं। उनके बाप की कब्र यहाँ, बाहर से उनकी डेड बॉडी लाए, उनकी वालदा यहाँ रहती है। तो हर चीज की कारोबार के लिए बिजनेस है वो बाहर नहीं है, कारोबार के लिए बाहर है। दुनिया अपने कारोबार बाहर करके पैसा मुल्क में लाती है। यही तो लंदन वाले होते हैं। साहब, आप चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। आई हैव टू वाइंड अप हियर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।